गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग के लोच के बारे में बात करेंगे। चलिए चालू करते हैं स्टार्ट। मांग का लोच, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग के लोच। लोच का मतलब क्या होता है? जैसे एक रबड़ होता है ना, रबड़ को ऐसे खींचिए तो खींचेंगे तो क्या होता है, चेंज होता है, फिर छोड़िए फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। तो लोच का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, चेंज। ठीक है, लोच का मतलब क्या है? परिवर्तनशील। तो यहाँ पे मांग का लोच, तो मांग क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है, तो मांग का लोच ये कहलाता है। ठीक है, इसके मूल्य में परिवर्तन होने से, किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उसकी मांग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यही क्या है? मांग का लोच। अब मांग के लोच का अगर हम प्रकार की बात करें तो यहाँ पे 4 तरह का प्रकार बताया गया है। यहाँ पे 4 तरह का इसका क्या बताया गया है? प्रकार, टाइप्स। प्रकार का मतलब क्या है? टाइप्स, मांग के लोच का प्रकार। यहाँ पे पहला आपका है कीमत लोच। पहला कौन सा है? कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा इनकम, आय लोच, आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। और तीसरा नंबर का है क्रॉस, तिरछी, क्रॉस, तिरछी। और उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, स्थानापन्न, स्थानापन्न। ठीक है, आपको ऐसा समझ जाइए, स्थानापन्न, ये सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन। ये 4 प्रकार दिया हुआ है मांग। कीमत लोच का मतलब क्या है? कीमत लोच का मतलब है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन होता है, तो ये कीमत लोच की बात करेंगे। आय लोच, यदि किसी की आय में परिवर्तन होता है तो उसमें कितनी चेंजेस होते हैं, वो आय लोच के बारे में बात करता है। तिरछी यानी एक वस्तु का जो प्रभाव है दूसरे में बात करते हैं। और स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट, हमारा एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या रिप्लेस कर सकता है। उसके बाद जैसे चाय का बदले कॉफी, तो चाय जो पीने वाले हो कॉफी में जा सकते हैं और कॉफी पीने वाले हो चाय में। तो ये क्या है? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, स्थानापन्न की बात करते हैं। चलिए, इसमें जो डिग्री है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, है ना। कीमत में वही है, जैसे जैसे कीमत चेंजेस होता है वैसे वैसे उसकी इलास्टिसिटी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये हो गया आपका टाइप हो गया। अब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या करेंगे? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं हिंदी में सापेक्षता की श्रेणी। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है, मूल्य लोच, मूल्य लोच, मूल्य लोच है, उसकी जो डिग्री में 5 तरह है। कितनी तरीके का है? 5 तरीके का है डिग्री। 5 तरीके का कौन कौन सा है? इसमें पहला पूर्णतया बेरोजगार मांग, पूर्णतया बेरोजगार मांग, बेरोजगार मांग, पूर्णतया बेरोजगार मांग, पूर्णतया बेरोजगार, परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट
परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। दूसरा है लेस इलास्टिसिटी, कम लोचदार। उसके बाद इकाई लोचदार बोलते इसको यूनिटरी, इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी। उसके बाद अधिक लोचदार, मोर इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिसिटी। ये 5 बना देती हूँ। ये हो जाएगा आपका अधिक लोचदार, और ये हो जाएगा आखिरी पूर्णतया लोचदार, परफेक्ट इलास्टिसिटी, और ये होगा मोर इलास्टिसिटी। मोर इलास्टिसिटी, ये 5 प्रकार आपको बताया गया है। इस 5 प्रकार को देख करके आपको याद हो जाएगा, आसानी से आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूर्णतः बेरोजगार मांग। इसमें क्या होता है? जब भी किसी मूल्य में कोई भी परिवर्तन करिए, कितना भी परिवर्तन करिए, लेकिन उसकी डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे बोलते हैं पूर्णतया बेरोजगार मांग। जैसे इसमें जो बनता है, इस टाइप बनता है। ये आपका यहाँ पे आपका पी रहेगा और यहाँ पे रहेगा डिमांड। आपका प्राइस कितना भी नगण्य हो जाए, ठीक है, इसका मूल्य घटे, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे पहले क्या है, हमारा प्राइस था 10 रुपया, अब हमारा प्राइस हो गया 20 रुपया, लेकिन हमारा डिमांड यहीं रह गया, ठीक, यहीं पे रह गया। ये कौन सा कर हो गया? ये डिमांड कर हो गया। यानी मूल्य में चाहे 10 रुपया से 20 रुपया हो जाए, 20 रुपया से घट करके 10 रुपया हो जाए, ऐसे कंडीशन में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी, पूर्णतया बेरोजगार मांग। जैसे इसमें दवाई हो गया, नमक हो गया। क्या ये बताइए कि अगर प्राइस बढ़ गया, कोई रोगी पेशेंट जो है वो बिस्तर पे है, कोई किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, 100 रुपया का मिलता था, वो हो गया 1000 का, तो क्या उसको थोड़ी कहेंगे भैया कि आधा गोली अभी खा लो, आधा गोली कल खा लेना, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया? नहीं खा सकते। अच्छा, नमक अगर कम हो गया, सस्ता हो गया, तो जहां 1 चम्मच डालते हो आप, क्या 1 कैप्सूल डाल देंगे क्या? नहीं कर सकते। ये सब ऐसा है जो जिसमें मूल्य कुछ भी रहा है, लेकिन उसका डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, इसको बोलते हैं ईडी इक्वल टू इसको इसका जो टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं ईडी इक्वल टू 0। दूसरा कम लोचदार क्या? मूल्य में परिवर्तन के कंपेयर में, तुलना में मांग में क्या होगा? कम वृद्धि होगा। इसको बोलते हैं पूर्णतया कम लोचदार। ऐसे इसको देखिए, ये देखिए 10% और ये हो गया 8%, ठीक, ये हो गया X और ये हो गया Y, ये हो गया डी मार्क।
यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कम रोजगार में क्या हो रहा है, प्राइस में जितना चेंजेस होगा, पहले प्राइस पी था तो हमारा डिमांड मान था, ये उल्टा हो गया, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्यू और ये हो गया Q1। पहले P प्राइस था तो आपका डिमांड क्या था, Q था। जैसे प्राइस P2 हो गया, बढ़ गया, तो हमारा डिमांड कहाँ चला गया, कम हो गया। कितना कितना परसेंट, 8% कम हो गया। तो ये क्या है, कम रोजगार, तो इसको बोलते हैं ED इज लेस देन 1, एक से क्या है, कम है। तो कम रोजगार की बात करते हैं, ये जो है नेसेसरी गुड्स के अंतर्गत आता है, जैसे चावल दाल है ना, मतलब जो भी खाने पीने का आइटम है, खाद्यान्न है, उसमें उसके मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन, मतलब उसमें मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन होने से बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं आता। इसके बाद यूनिटरी, यूनिटरी में क्या होता है, 10% के बराबर अगर मूल्य में चेंज होगा तो 10% के बराबर ही आपका प्राइस में भी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, ये बराबर होगा 10%। 10% की गिरावट हुआ तो 10% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटरी, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जब आपस में बराबर हो तो उसको हाइपरबोला बोलते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे दोनों चीजें क्या होता है, बराबर, यानी 10% के मूल्य में वृद्धि हुआ तो 10% डिमांड में कम हो जाएगा, और 10% मूल्य में कमी आएगा तो 10% डिमांड में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। तो ये हमारा इकाई रोजगार की बात करते हैं, यूनिटरी। इसके बाद अधिक रोजगार, ये मोर होता है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा चेंजेस होता है, प्राइस थोड़ा सा चेंजेस होता है और हमारा डिमांड क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। ये है 8% और ये हो जाएगा 10%। जैसे प्राइस में 8% की गिरावट हुआ, हमारा डिमांड 10% से बढ़ गया, ये कहलाता है मोर इलास्टिसिटी। तो इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ईडी ग्रेटर देन 1। इसके बाद ये अधिक रोजगार कौन कौन सी चीजों में आता है, जैसे हमारा लग्जरियस आइटम, जिस प्रोडक्ट को हम हमारा पहुंच से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आता है, हम उसे पहुंच पे आ जाते हैं, और ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसको परचेज करना चालू कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है, प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज। तो ये होता है मोर देन मोर इलास्टिसिटी। अब पूर्णतः बेरोजगार, पूर्णतः रोजगार मतलब क्या है, जैसे जैसे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हमारा डिमांड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये चलता ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये हो गया पी स्टेबल है और हमारा डिमांड क्यू, Q2 Q1 और Q3 Q2, ये तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस हमारा बढ़ जाएगा और हमारा क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। ये प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी घटता जाएगा, तो परफेक्ट इलास्टिसिटी की बात करते हैं। ये होता है ईडी, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। इसमें ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन, दोनों सिचुएशन को काल्पनिक माना गया है, क्योंकि वो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं करता है। तो ये है लॉ ऑफ, ये आपका हो गया इलास्टिसिटी। आप डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो चार्ज का जो डिग्री बताया गया है यहाँ पे, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है, क्यों जरूरी पड़ता है। तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग डिटरमाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसको मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे फैक्टर डिटरमाइन इलास्टिसिटी। यहाँ पे आपको हम बताएंगे फैक्टर डिटरमाइन इलास्टिसिटी।
हिंदी में लोच का निर्धारक। लोच का निर्धारक तत्व कौन कौन से लोच का निर्धारक तत्व है, इसको हम ध्यान देंगे। इसमें अलग अलग 4 तरह का तत्व बताया गया है। पहला है व्यक्तिगत तत्व। पर्सनल फैक्टर। दूसरा वस्तुगत, इसको बोलेंगे पर्सनल, इसको बोलेंगे कमोडिटी। इसके बाद तीसरा है सामाजिक, सोशल, और चौथा है मूल्य, इसको बोलते हैं दायित्व। ये 4 तरह के जो फैक्टर हैं, ये 4 तरह का फैक्टर है जो इलास्टिसिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। व्यक्तिगत में क्या है, उपभोक्ता की आदत, हमारे जो कंज्यूमर है उसका क्या आदत है, क्या बिहेवियर है। दूसरा उसकी जो आय है, इनकम है। तीसरा उसके जीवन स्तर कैसा है, अगर जो बहुत अमीर है तो विलासितापूर्ण चीजों को खरीदना पसंद करेगा, और जो मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, वो अपनी जरूरतों के सामान को खरीदना पसंद करेगा। तो ये चीजें, व्यय की राशि कितना वो खर्च कर सकता है, तो जितना ज्यादा खर्च करेगा वैसे वैसे उसका जो है डिटरमिनेशन बढ़ता जाएगा। वस्तुओं की खरीदारियों का वर्ग कौन सा कैटेगरी, कौन सा क्लास का है, ये चीज चलेगा। इसके बाद यहाँ पे वस्तुगत में वस्तु की प्रकृति, नेचर कैसा है, डेली यूजेज वाला है कि लॉन्ग टर्म वाला है। स्थानापन्न का होना, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स ज्यादा है तो हमारा डिमांड डाउन हो सकता है, उसका इलास्टिसिटी क्या होगा, कम पड़ेगा। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है तो उसका इलास्टिसिटी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। इसके बाद वस्तुओं का विभिन्न प्रयोग, अगर वस्तुओं का प्रयोग अधिक है, ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उसका जो है इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा, और अगर उसका प्रयोग कम है तो कम रहेगा। जैसे बिजली, इसका प्रयोग हम सामने जो आपका व्हाइट बोर्ड स्क्रीन दिख रहा है उसको चलाने के लिए, लाइट, पंखा, आजकल गाड़ियों को चलाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा उसका प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ता जाएगा। इसके बाद है ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट जैसे पेन के साथ स्याही, ठीक है, कार है तो पेट्रोल चाहिए, तो ये सब चीज़ें है। सामाजिक में राष्ट्रीय आय का वितरण, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो समाज के अलग अलग एरिया में ये सेंट्रल पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग दिशाओं की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें चार दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये सेंट्रल है। तो और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर इक्वल है, सब जगह क्या है, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक एरिया में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिमांड होगा वो इंक्रीज करेगा, वहाँ पे उसी तरह इलास्टिसिटी भी रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय व्यवस्था, कोटा सिस्टम, आजकल हर एक चीज का कोटा निर्धारित कर दिया गया है ताकि सभी को प्रॉपर सामान मिल सके। अगर कोटा नहीं रहेगा तो भी हमारा जो इलास्टिसिटी है वो प्रभावित होगा। इसके बाद कीमत संबंधी सामान्य मूल्य स्तर, जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, अगर जनरल प्राइस लेवल के ऊपर है तो उसकी स्थिति क्या रहेगा। और इसके बाद मांग की अवधि का प्रभाव, कितना टाइम बोल रहा है, कितना समय वो लगेगा। तो ये आपका ये डिटरमिनेंट है, मूल्य रोज का निर्धारक तत्व। इतने चीजों को आपको क्या करना है, पढ़ना है, और इतने चीज को पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको समझ करके आप लोग लिखिए। धन्यवाद।